जदून साहब मुझे एक बात बताइएगा, आज हाँ, कौमी असेंबली में एक बिल भी पेश हुआ था जिसमें जजेस की तादाद को बढ़ाया गया है। मैं उस हवाले से जानना चाहूंगी कि आपका क्या मौकफ है, क्या ये दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए? और मुमकिन पैकेज के हवाले से आपको भी सुन होगी कि वो कौन सी आईनी तरमीम है और उससे क्या हासिल हो सकता है। देखिए ये जय मगोइयाँ तो काफ़ी अरसे से चल रही हैं कि जब से काजी फाइसर साहब कभी कह रहे थे इनको एक्सटेंशन दें। फिर कल जो उनका प्रोग्राम था वो नए साल का जो जुडिशल ईयर हमारा शुरू होता है, तो उसमें भी साफ़ियों ने उनसे कैटेगोरिकली पूछा कि जी इस तरह आपने कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, कोई दूसरा ले भी तो मैंने लेना चाहता। तो गवर्नमेंट की ये प्लानिंग होती है जो भी आती है कि जी अगर उसको किसी जगह से डिसीजन उसके फेवर में नहीं आता तो वो ट्राई करती हैं गवर्नमेंट के जी किसी न किसी तरह डाइल्यूट किया जाए, जजेस की तादाद बढ़ाकर या ऐसे। तो ऐसे जो भी काम अगर उसके पीछे इंटेंशन ठीक नहीं है तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं होते। अगर हाँ आपकी अगर ये इंटेंशन है कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, उस पर कोई आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो फिर ठीक हम्म। है। जिस तरह अभी पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद पहले 20 थी, अब उन्होंने 30 कर दी। आज एक नोटिफिकेशन हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो राइट। फाटा मर्ज हुआ है तो उसके तनासब से उन्होंने कहा जी कि इनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए केसेस भी ज़्यादा है। तो इस तरह का अगर आपने इंक्रीज़ करनी तो उसमें तो कोई मतलब है दो राय नहीं हो सकती कि आप एक गुड इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। लेकिन आप किसी की पावर को डाइल्यूट करना चाहते हैं या कोई और कॉम्प्लिकेशन बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप जजेस की तादाद इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो फिर उसको एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा कि एक अमेंडमेंट आपने जो है पार्लियामेंट से कराई है वो ठीक है। तो बाकी दो पार्लियामेंट जो देखें कानून अगर पास करना है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो और पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो, वह आप ऐसा कानून बनाए। कानून का बेसिक मकसद यही होता है कि लोगों को फैसिलिटेट करे। तो उसके पीछे इंटेंशन जो है आप जो भी रखें, लेकिन उसको अगर फिर ऐसा कानून जो भी पार्लियामेंट बनाती है अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या हम्म। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के अगेंस्ट है या इस्लामिक इंजंक्शन के खिलाफ है, तो उसको ओके। जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट्स हैं अंडर आर्टिकल 199 वो स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। वो कोर्ट के पास पावर है कि उनका जुडिशल रिव्यू करें कि ये आया जो लॉज बने हैं इनमें ये तीन चीज़ें जो है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे किस तरह कदगन अगर आ रही है कि वो जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए बनाए जा रहे हैं, तो या इस्लामिक प्रोविजन के अगेंस्ट है। तो ये तीन सूरतों में अगर आइनी तरमीम भी हो जाए तो जो कोर्ट्स हैं वो उनको स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। ला तो जो है वो उसकी सेकेंडरी पोजीशन होती है, कोई ला बनता है। तो आइनी तरमीम भी अगर ऐसी हो जाए कि जो जुडिशरी को कंट्रोल कर रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट आइनी जो अख्तियारात है उसको इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं। अब छः मुगोइयाँ हो रही हैं। अब देखते हैं कोई अगर आता है लॉ जो है पार्लियामेंट के अंदर आता है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। एक ये बात भी चल रही है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं कि जो बाज़ का सियासी या आइनी मामलात होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत टाइम लग जाता है। वो तमाम जजेस जो हैं बाज़ का फुल कोर्ट बैठती है, तो बाकी जो मुकदमात होते हैं पब्लिक के उनको अटेंशन नहीं दी जाती। मीडिया सोसाइटी सबका फोकस जो है उन सियासी केसों पे होता है। तो उसके लिए ये भी ये पुरानी तजवीज़ है वैसे कि एक अलहदा जो है इस्लामाबाद के अंदर एक आइनी अदालत हो जो सिर्फ आइन के अंदर जो मामलात हैं जो दो गवर्नमेंट के अंदर हैं या कोई पोलिटिकल इशू आ गया है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या जिस तरह इलेक्शन के मैटर हैं उस तरह अगर आ जाए तो वो डिसाइड करें। तो अभी चीज़ें देखें अनफोल्ड आगे दो आगे जो महीना आ रहा है, क्योंकि 22 या 25 अक्टूबर को काजी फैसल साहब रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले जो भी चीज़ें अनफोल्ड होगी तो पता चलेगा कि उसकी इंटेंशन क्या है और क्या गवर्नमेंट वाकई कोई इम्प्रूवमेंट चाहती है सिस्टम में या इस सिस्टम के अंदर कोई उनका अपनी मर्जी का निज़ाम लाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है नंबर्स पूरे हैं जदून साहब किसी भी आईनी तरमीम के लिए? देखें जो आइनी तरमीम ये तो हमारा इतफाक़ है जहाँ साहब का भी हमारा भी, जो पार्लियामेंट को चलाने वाले लोग हैं वो नंबर किसी न किसी तरह से पूरे कर ही लेंगे। आपको पता है इधर ऐसे ऐसे नंबर हुए कि बाहर लोगों ने हाथ उठाए, सेनेट के अंदर 64 थे, 46 थे और अंदर से बाहर आए तो 64 थे। तो ऐसे लोग देखें वो भी सारी पार्टियों के अंदर थे। इवन पीटीआई उस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जो है वो उसमें शामिल थी। तो जो लोग ये काम कराते हैं वो फिर नंबर पूरे कर लेते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें ये नहीं रहना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई अमेंडमेंट ले आए और बड़ी प्लानिंग के साथ अगर अमेंडमेंट लाए तो मेरे ख्याल में तो वो फिर सेनेट और कौमी असम्बली से अप्रूव भी करा लेंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपका भी, जाज साहब आपका भी पार्टिसिपेट करने के लिए। अब हमारे साथ जो पार्लियामेंट का, क्योंकि ये पूरा एक आईनी तरमीम का जिक्र है और इसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, इस पर बात करते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब से। वेलकम करते हैं हम अहमद बिलाल महबूब साहब को। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को बहुत बखूबी समझते भी हैं और जो कुछ
जो रिपोर्ट भी शाया करते हैं, जो जिस तरह की भी जमहूरियत हमारे यहाँ है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलदार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त जो मसला है अहमद बिलाल महबूब साहब, गो के नजर तो ये आ रहा है, मतलब अगर आप इसको देखें, जो ऑप्टिक्स नजर आ रहे हैं, गुज़िश्ता रात हमने देखा कि वजीर आजम ने वो एक इशाइया भी रखा, इसी तरह जरदारी साहब ने भी इशाइया दिया। और ऐसा इशाइये जब भी पाकिस्तान में होते हैं जब किसी किस्म की कानून साजी के लिए इत्तेहादियों को मनाना हो, या आईनी तरामीम के लिए, जिसके सबसे ज्यादा इस वक्त जिक्र है। लेकिन मकसद ये है कि ये आईनी तरमीम होगी कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। एक आता है जो कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी कहा गया, उन्हें 15 दिन दिए गए कि आपने ये फैसला करना है कि कहाँ जाना है। गवर्नमेंट उसके लिए रिव्यू में भी गई, और साथ में इस मौजूदा पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली कि ये इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। और अभी उस रिव्यू का फैसला नहीं आया, और उस डिसीजन का जो कि ओरिजिनल डिसीजन है उसका तफसीली फैसला भी नहीं आया, और गवर्नमेंट रिव्यू भी शॉर्ट ऑर्डर पर गई हुई है। इस सब तनाजुर में ये जो हमने इस वक्त रिपीट किया अपने नाजरीन के लिए, अब बताइए आईनी तरमीम कैसे मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत फैसिनेटिंग है एक लिहाज से, क्योंकि ये अपनी नौइयत का पहला केस है कोई इस किस्म की चीजें हो रही हैं। बल्कि हकीकत तो ये है कि वो जो रिजर्व्ड सीट्स का केस है जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो भी अपनी नौइयत का पहला केस है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब चूंकि वो हुकूमत ने कानून साजी कर दी, और वो कानून साजी चूंकि उसको किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल अभी तक तो डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए वो कानून जो है वो इस वक्त फील्ड में है। और कानून जो है वो इस वक्त वही आखिरी लफ्ज या आखिरी हर्फ है। तो उस कानून के मुताबिक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था वो दुरुस्त नहीं करार पाता, और वो एक लिहाज से न्यूट्रलाइज हो जाता है। सही। अब अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम मेंबर्स जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे, या बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तहरीक इंसाफ में शामिल करार दिया, या उनको एफिडेविट दे के उसका रास्ता दिखाया कि कैसे शामिल हो सकते हैं, वो अब सारे इंडिपेंडेंट हैं। यानी वही पोजीशन हो गई पुरानी जो जो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद से थी, जी। जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो अगर वो इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि फिर तो उनके ऊपर कोई इतलाक नहीं होगा फ्लोर क्रॉसिंग की शिक का, यानी आर्टिकल 63A का। तो इसलिए वो अगर इंडिविजुअली ये फैसला करते हैं इस तरमीम, मुजवजा तरमीम का, तो वो कर सकते हैं। और अगर इंडिपेंडेंट लोगों में से कुछ लोगों को तोड़ना और अपने साथ मिलाना, ये भी माजी में हमने देखा है कि मुमकिन रहा है, अब भी शायद मुमकिन हो। मैं इस मफरूजे पे बात कर रहा हूँ कि हुकूमत को आईनी तरमीम लाने जा रही है, और आपने जिस चीज़ों का जिक्र किया कि इशारिये ये बता रहे हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर ज़रूर है, उसके लिए कोशिश हो रही है, नंबर इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो वो नंबर मेरे ख्याल में इस लिहाज से इसलिए इकट्ठे हो सकते हैं कि वो अब इंडिपेंडेंट करार पाए हैं। लेकिन मैं हैरान ये हूं कि उनको उसके बारे में उन्होंने नोटिफाई नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उन्हें जो रिजर्व्ड सीट्स थी, जो एडिशनल रिजर्व सीट्स थी जो इन पार्टियों में तकसीम कर दी गई थी पीटीआई के अलावा, वो अभी जी। तक इनको नोटिफाई नहीं हुई। और अगर नोटिफाई हो गई हैं तो बड़ी खुफिया तरीके से हुई है, क्योंकि वो लोग भी अगर ऐड हो जाएंगे तो आप देखिए कि इन लोगों को तोड़ने के अलावा भी 2/3 कौमी असम्बली में उनके पास हो जाती है, अगर वो अच्छा। लोग नोटिफाई हो जाते हैं, जैसा कि पहले था इस फैसले से पहले। तो अगर वो 2/3 हो जाते हैं तो फिर सिर्फ चैलेंज सेनेट में रहेगा, कि चैलेंज सेनेट में 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पेश आएगी। उसके लिए भी वो कोई इंतजाम कर रहे होंगे जिसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो कैसे कर रहे होंगे। लेकिन अगर वो इस वक्त तक उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब है कि उनका होमवर्क कभी मुकम्मल नहीं है। लेकिन वो गालिबन इसके करीब पहुंचे हुए नजर आते हैं मुझे, और उसकी एक्सप्लेनेशन यही हो सकती है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइएगा, ये जो आपने कहा ना कि अभी सेनेट में तो ये 2/3 के नजदीक नहीं है, लेकिन वहां भी इंतजाम हो जाएगा, तो जो इस वक्त सेनेट की कॉम्पोजिशन है उसमें ये इंतजाम पार्लिमानी तरीके से, विदाउट द डिफेक्शन क्लॉज, ये सब हो सकते हैं।
जी हाँ, देखिए डिफेक्शन क्लास के बारे में एक और टेक्निकलिटी ये है। हम्म। अब वो जो सेनेट के अंदर उनके पार्लिमानी लीडर हैं, हम्म। उनका तकर्रुर किसने किया है? उनका तकर्रुर जिसने किया है उसको तो इलेक्शन कमीशन लेजिटिमेट पार्टी चेयरपर्सन ही नहीं मानते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह सकते हैं कि तो पार्लिमानी लीडर का तकर्रुर ही गलत हुआ है। तो ये पार्लिमानी लीडर डिफेक्शन की जो रेफरेंस है भेजना होता है, वो भी भेजने के का कॉम्पिटेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके जो डिफेक्शन के मुर्तकिब लोग हैं सेनेट के अंदर, उनके बारे में भी ये एहतमाम शायद किया जाएगा कि वो उनके ऊपर 63A लागू ना हो। अच्छा, अच्छा। लेकिन एक मुश्किल ये है कि हम्म। डिफेक्शन की बात तो बाद में आती है। एक मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वो फैसला जिसके तहत ऐसे लोग जो अपनी पार्टी की मर्जी के खिलाफ वोट दे रहे होते हैं, उनका वोट ही नहीं काउंट होता। अभी तक तो वही है ना, उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन मौजूद है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। लेकिन उसका भी जवाब ये है कि वो जो लोग हैं जिनके बारे में ये डिफेक्शन की क्लास का सवाल उठाया जा सकता है, हम्म। वो अ, उनको तो पार्टी की तरफ से कोई गाइडेंस मिलेगी ना जिसकी खिलाफ वर्जी पे वो डिफेक्शन होगी। तो गाइडेंस देने वाली भी कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। तो यानी कि इस कोई तरह से पार्लिमानी लीडर नहीं है उस पार्टी का, हाँ, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट तस्वर होंगे। ये गुंजलक सा मामला हो गया। नहीं, सेनेट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्वामी सेनेट की, समूह ओके। का तो हम्म। मामला, सेनेट में भी ये मामला ये है कि वो गुंजलक सा है मामला, कि वो ये कहेंगे कि साहब कौन, ये उनका आ, देखे ना, खिलाफ वर्जी करने का मतलब ये है कि आप पहले उनको पार्टी की एक डायरेक्शन दें कि हम्म। आप इसको वोट देंगे। ठीक। लेकिन अगर आपने उस डायरेक्शन के खिलाफ वोट दिया तो फिर आपके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू होंगी डिफेक्शन की। तो अब वो आपको पार्टी की लाइन देने वाला भी कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है जिसे इलेक्शन कमीशन तस्लीम करता हो। तो इसका मतलब है उनके ऊपर भी डिफेक्शन की क्लॉज लगना कम अज कम मशकूक हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें पेश नजर होगी। मेरी कौन से बात नहीं हुई, ना मेरे पास खबर है, लेकिन मैं तज्जिया कर रहा हूँ कवानीन की रोशनी में कि क्या हो सकता है। चूंकि आपने मुझे कहा है तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है, और ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मुमकिन है। अगर एमएनएस को असेंबली के प्रिसिंक्ट्स के अंदर से और असेंबली के मुबैना तौर पर बिल्डिंग के अंदर से नकाब पोश पकड़ के ले जा सकते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ। तो फिर ये इंतजामात तो बहरहाल फिर भी शायद खैंचतान के कानून के जुमरे में ही आते हो। सही। आप सही कह रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपने हमें कवानीन बताए हैं,